अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में समंदर पार से। इस मिलेनियम में इंसान ने मुख्तलिफ जहतों में तरक्की की जो बेमिसाल मंजिलें तय की हैं, उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक ख़ास मुकाम हासिल है। ऐसा लगता है कि दुनिया की तमाम वसअतें समझकर हमारे हाथों में आ गई हों। अब आप यही देख लीजिए कि आपके हाथों में जो एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल है, उस पर आपकी उंगलियों की ज़रा सी जुम्बिश से आपके सामने का मंजर यूँ बदल सकता है। मगर मुझे उम्मीद है कि आप इस वक्त ऐसा नहीं करेंगे। इस तेज़ रफ्तार तरक्की और इसके असरात हमारी नई नस्ल पर जिस कदर मज़बूत हुए, तो किसी कदर मनफी भी। कुशादगी फ़िक्र नज़र अपनी जगह, इब्लाग की अहमियत भी तस्लीम, मगर ज़हनी और जिस्मानी बलोगत को फिक्री तौर पर साथ साथ सफ़र करना चाहिए ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे। तरक्की के इस दौर में रक्श उमर की रफ्तार भी कुछ कम नहीं, मगर अक्लमंदी का तकाजा ये है कि बाग पर हाथों की गिरफ्त और रकाब पर पाँव की गिरफ्त को कमज़ोर ना पड़ने दिया जाए। खैर, ये तो एक जुमला मोतरज़ा है। अरे ये आपके हाथ रिमोट कंट्रोल की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? चलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करती हूँ। फैज़ साहब ने क्या खूब कहा है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार की। गम रोज़गार पे फैज़ साहब का ये खूबसूरत तंज और उसकी दिल फरेबी अपनी जगह, मगर अल्हम्दुलिल्लाह समंदर पार पाकिस्तानी ना तो बेगाने हुए और ना ही अनजाने। इसके बरक्स वो अपनी अतराफ़ की दुनिया से ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर बाखबर रहते हैं, बल्कि एक दूसरों की खुशियों और गमों में शामिल होने के साथ साथ बहरे मुलाकात को तकरीब का एहतमाम भी करते रहते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी इन छोटी छोटी खुशियों में आपको भी शामिल करें। यहाँ की अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों पर मबनी रिपोर्ट और कुछ सरकर्दा शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाई जाए। हमारा प्रोग्राम समंदर पार से इसी सिलसिले की पहली कड़ी है। अब हम अपनी इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब हुए हैं, इसका फैसला तो आप करेंगे, जिसके लिए हम आपकी आरा और तजावीज़ की मुंतज़िर रहेंगे। अब जब आप हमारे साथ यहाँ तक आ ही गए हैं, तो उम्मीद है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। तो चलिए जल्दी मुलाकात करते हैं कुछ शख्सियात से। किसी ज़माने में मैं इसी कंपनी में मुलाजिम था। जब उन्होंने सऊदी अरेबिया बिज़नेस शुरू किया तो मुझे उन्होंने पार्टनरशिप ऑफ़र की। जब मैं 1984 में आया था, एक आदमी था और आज सऊदी अरेबिया में हमारे पास 100 से ज़्यादा लोगों का स्टाफ है। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान से बाहर चला गया था। 3 साल मैंने ईरान में गुजारे, फिर उसके बाद अब मैं 22 साल से सऊदी अरब में हूँ। यानी 25 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान से बाहर। इससे पहले मैं ट्रेडिंग बिज़नेस में था और मैंने ये इस चीज़ को नोट किया कि सऊदी अरेबिया में कोई भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिसे आप फर्स्ट क्लास ग्रेड से कहें नहीं था। वैसे तो बहुत थे, लेकिन फ़र्स्ट क्लास पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं था। लिहाजा मैंने डिसाइड किया कि ये इस मार्केट को, जहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बनाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर हम औरतों को एजुकेट करेंगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली एजुकेट हो जाएगी। और अगर आज की बच्चियाँ कल की माएँ हैं, अगर हम एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखते हैं, तो मेरे नज़दीक औरत का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है और उनकी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ 22 साल सऊदी अरब में रहने के बाद वो स्टेज आया है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए हैं, तो उनकी तालीम के मुतालिक सोचना शुरू किया कि अगर सऊदी अरब से हम वापस जाएंगे तो कहाँ जाया जाए। सबसे पहले ख़्याल तो ज़ाहिर है अपने वतन का ही आया कि पाकिस्तान में जाके अगर हम इस्टेब्लिश हो सकें, बच्चों को मुनासिब तालीम दिलवा सकें, तो उससे अच्छी और क्या बात होगी, ताकि अपने कल्चर में रहेंगे, बच्चे भी अपने कल्चर में रहेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तानी की तरफ नज़र गई, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ जो कुछ देखा वो कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ के जो मसाइल हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर लगते हैं। हो सकता है वहाँ रहने वालों से ज़्यादा ही हमें वो मसाइल बड़े पेचीदा लगते हैं। ये जो पानी का मसला हम लोगों ने खड़ा किया हुआ है कि जी सिंध का पानी, पंजाब का पानी, ये चीज़ें नफ़रतें पैदा करती हैं। इसके प्रॉपर कोई हल होने चाहिए। ये सही चीज़ें नहीं हैं एक मुल्क के लिए। डैम ज़्यादा बनाने चाहिए
आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था अखबार में, 2025 में पाकिस्तान की आबादी 3 टाइम हो जाएगी। कहाँ रहेंगे लोग, क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली। तो छोटे छोटे ये मसाइल हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको बेहतर किया जा सकता। हाँ, फिर हमने देखा कि और हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है। तो खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से जो भी आप समझें, हमें और मौक़े भी मिले कि दूसरे मुल्कों में भी जाके हम बच्चों की तालीम का कम से कम हदफ जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी कितना कनाडा भाग गया है, दूसरे मुल्कों में सेटल हो रहा है, कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है? कभी इसके बारे में किसी ने सोचा? ज़ाहिर है जब आदमी के पास पैसा होता है तो उसको इन्वेस्ट करने की फ़िक्र होती है, कोई भी आइडल पैसा नहीं रखना चाहता। और जब पाकिस्तान में मौके नहीं मिलेंगे तो ज़ाहिर है और कोई अल्टरनेटिव नहीं रह जाता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितने लोग बाहर आए हुए हैं, जो 10 साल 20 साल 25 साल हो गए, उनके लिए कोई इंसेंटिव दे जिस पे लोग इनकरेज हों। अब अगर गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव देगी बंदे को कि जी मैंने लेट से जी पाकिस्तान में साल में 5 करोड़ रुपया भेजा, मुझे क्या गवर्नमेंट बेनिफिट देती है? इसी तरह से बेशुमार लोग हैं। जब उसकी कोई बेनिफिट की पॉलिसी बनेगी, लाइक जब वो बंदा वहाँ कोई चीज़ ख़रीदता है उसमें वहाँ पर उसे बेनिफिट दिया जाए, ठीक है जी, उसे कोई चीज़ इंपोर्ट करने पे उसको कोई बेनिफिट दिया जाए। बेशुमार ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की है, हाउसिंग स्कीम ओवरसीज़ के लिए, उसके लिए उसमें कुछ उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाए। और उसके लिए ये हो सकता है कि आप कोई हाउसिंग स्कीम पूरी तरह डेवलप कर लें, उसको पूरा कंस्ट्रक्ट कर लें, फिज़िकली मौजूद हो, फिर आप इनवाइट करें लोगों को कि भाई फुल पेमेंट करके या जो भी आपके पेमेंट ऑप्शंस दे के और फ़ौरन टेक ओवर कर लें। जब आदमी को सामने एक चीज़ नज़र आएगी तो हो सकता है कि वो उस तरफ राग़िब हो। होप्स पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते? होप्स पे नहीं करना चाहते, अब तक यही हुआ है, तजुर्बा हो गया। बिल्कुल, ज़बानी जमा खर्च और ज़बानी वादों पर उन्होंने लोगों से एक्सपेक्ट किया है कि वो अपने पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। मसला है कॉन्फिडेंस का। पिछली गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान के साथ धोखा किया, लोगों के अकाउंट सीज करके, वो जिन बेचारों के पैसे डूबे, मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान में जाके दोबारा अपने पैसे रखेंगे भी। यानी ये एक ऐसी एरिया था जिस पे अक्सरियत को यकीन था कि हुकूमत कभी इस पे हाथ नहीं लगाएगी, इसको कभी डिस्करेज नहीं करेगी जी, या जो उनके रूल्स थे इस बारे में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के फ़ॉरेन एक्सचेंज को कभी हाथ नहीं लगाया जाएगा, उसको कभी फ्रीज़ नहीं किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी इनकरेज करना चाहिए था। लेकिन दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक्स फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि ये नहीं कि लोग बैंक लूट के खा जाए। इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ज़बानी जमा खर्च तो बहुत हुआ, बहुत सी हुकूमतें आईं और गईं और सब ने ज़बानी जमा खर्च बहुत किया कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, लेकिन अमलन आज तक कोई ऐसा इक़दाम नहीं कर सके जिससे वाकई ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फ़ायदा पहुँचे। मसलन आप यही ले लीजिए कि जो अपनी हार्ड अर्न मनी जब पाकिस्तान भिजवाना चाहते हैं तो उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है कि भाई आपको कोई स्पेशल प्रेफर्ड रेट मिले आपको, ताकि आप हुंडी से मुकाबला हो सके, जो दूसरे नाजायज़ तरीक़े हैं भेजने के उनसे आप मुकाबला कर सकें। इसमें हमें हकीकत देखनी चाहिए कि लोग पैसा हुंडी से क्यों भेजते हैं। ये नहीं कि जी भेजना चाहिए, लोग इनलीगल भेजते हैं, मुल्क को बहुत नुकसान हो, उसमें कोई शक नहीं। उसमें लोग इसलिए पैसा भेजते हैं कि हुंडी वाले की सर्विस बैंक से ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी ताज्जुब खेज़ बात है कि आजकल बैंकिंग सेक्टर में इतना डेवलपमेंट हुआ है, कम्युनिकेशंस में इतना डेवलपमेंट हुआ है और ये आपकी आईटी इंडस्ट्री में इतना डेवलपमेंट हुआ है, उसके बावजूद हमारे बैंक जो हैं कई साल पीछे मालूम होते हैं। 2-3 दिन लग जाते हैं, विच इज़ आई थिंक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। अब तो इतनी फास्ट एज है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आज उन्होंने कोई
ट्रांजैक्शन किया है बैंक के साथ, तो कम से कम विद इन 24 आवर्स वहाँ मिल जाना उनके चाहिए। लवाहिकीन को पैसे मिल जाएँ। हमने एक सर्वे किया था, एवरेज सिर्फ जद्दा से 1 मिलियन रियाल डेली हुंडी होती है, इसमें बाकी शहर इंक्लूडेड नहीं है। कुछ लोगों से मेरी इस सिलसिले में एक दफ़ा दुबई में भी बात हुई तो पता ये चला कि जी पाकिस्तान में तकरीबन $4 बिलियन की हुंडी होती है हर साल। नहीं, ये बात तो आमतौर पर लोगों को मालूम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास जो कैपिटल है, अगर उसका 50% भी पाकिस्तान में किसी तरह आ जाए तो पाकिस्तान के मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। मसलन हमारे जो फॉरेन डेट्स हैं जी जी। या फॉरेन एक्सचेंज की जो कमी है, डेफिनेटली उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सर्विस गवर्नमेंट को ये देनी चाहिए कि वो बंदा जो हुंडी से भेज रहा है उसे को पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएं। एक बंदा वो कहते हैं जी साल में मैंने 10 लाख रुपया भेजा है, उस 10 लाख रुपए के इतने पॉइंट और उसके अगेंस्ट उसको ये फैसिलिटीज़ मिलती है। जो अपर क्लास है उसको छोड़ने के बाद बाकी जितनी हमारी मीडिया कर और उससे नीचे है, तो उसमें अगर आप देखें तो उन लोगों को सबसे डिफ़िकल्टी आती है कि वो अपनी जॉब से बैंक में जाके उसको ट्रांसफ़र करें और फिर बैंक में उनके फैमिली जो है वो जाए उसको चेक करे। तो कोई ऐसा सिस्टम दें जिससे कि जो उन लोगों की या तो थ्रू एम्बेसी के उनके नाम हो, उनके पास एड्रेसेस हों और उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए एम्बेसी के पास, ताकि पता हो कि इस आदमी ने इस महीने में इतने पैसे भेजने। पाकिस्तानी जो यहाँ है मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, हुंडी उनकी मजबूरी है सर्विस की वजह से। हमें सर्विस डेवलप करनी है। सर्विस कैसे डेवलप हो सकती है, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं, मेरे ख़्याल से जहाँ तक मसले की अवेयरनेस का ताल्लुक़ है, जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक़ है, तो इस पे तो काफ़ी काम हो चुका है। मेरा ये ख़्याल है कि हुकूमत के पास सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास है। अब मसला जो ये है वो इनिशिएटिव का, एक्शन प्लान का, रिज़ॉल्व का। इस पे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उससे काफ़ी बेहतरी आई है। कुछ और एरियाज़ हैं जिस तरह से इस वक्त पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कम से कम बेसिक चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो जाएं या पाकिस्तान में अवेलेबल हों तो बहुत से लोग सोचेंगे वतन कौन नहीं वापस आना चाहेगा। आदमी कितने ही साल बाहर रह ले लेकिन वो अपनी ओरिजिन्स को, अपने कल्चर को तो हमेशा मिस करता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जिस वे पे लेके चल रहे हैं, जो टेक्नोक्रेट्स को लेके आए हैं, दे आर क्वालिफाइड पीपल, और उस पर मेन चीज़ है दे नो देयर जॉब। और मैं समझता हूँ कि किसी इदारे की कामयाबी का राज इसी में है कि उसका जो टॉप मैन हो उसे पता हो वो क्या कर रहा है। अगर पाकिस्तान में कुछ बेसिक काम हो जाएं जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए जी, तो डेफिनेटली वापस आना चाहेंगे और वहाँ रहना चाहेंगे। मुल्क के लिए सोचना चाहिए। हमें ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए मुल्क की क्योंकि हम बाहर बैठ के हमें एहसास होता है, घर से दूर जाके घर की कदर याद आती है। तू बदन तू ही रूह है, तू ही दिल तू ही जान है, तू है लैला, तू ही मेरी साहिबा है, तू ही चांदी सोना, तू ही दिलबर मेरा, तू ही दिलदार है, तू ही मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ सजन, तुझ पे निसार है, तू ही दिलदार है, तू ही इश्क मेरा, तू ही मेरी दुआ है, तेरे साथ जीना मरना मेरी वफा है, इस कायनात में है तू ही घर मेरा, तू ही दिलदार है, तू ही मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ सजन, तुझ पे निसार है, तू ही दिलदार है।
में हर जगह पाकिस्तानी खाने बेइंतहा मकबूल हैं। हम वतन तो ये खाने खाते ही हैं, बल्कि दूसरी नेशनलिटीज़ में भी इनकी मकबूलियत कुछ कम नहीं। और यही वजह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, एक ना एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो ज़रूर मिल जाएगा। इस वक्त हमारी 5 ब्रांचें हैं सऊदी अरेबिया में, और उन तमाम ब्रांचों में हमारे तमाम अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फर्नीचर है, कर्टन्स हैं, स्टाफ है, जिसमें क्रॉकरी है, कटलरी है, ये तमाम चीज़ें हम पाकिस्तान से, लेलन है, तमाम चीज़ें हम पाकिस्तान से मंगाते हैं। जब हमने खोला था उस वक्त तो हमारी मार्केट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हमारे क्लाइंटेल था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने बड़ी मेहनत की और सऊदी मार्केट में भी इसको इंट्रोड्यूस करा, और आज हालत ये है कि मोर देन 50% हमारा कस्टमर जो है वो लोकल फैमिलीज़, और वो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे खाने को। I think it's one of the best food I can take in Jeddah, really. What is your favorite food? I think the biryani is one of my favorite Pakistani food actually. This spicy not bother you? No, I eat spicy food since I was a small kid actually. I think it's okay. Mild is reasonable. Very hot I can tolerate. Pakistani food is very nice and very tasty, and they have a nice menu, nice service, nice price. Everything is very well. So we are here coming always weekly. What is your favorite dish? Regarding the dish, this is the beef and chicken biryani. We are like that's very nice. Can you tell us why you come to the Pakistani restaurant? Because actually I love the Pakistani food as well. It's spices and the biryani rice. Therefore, I like the kind of cuisine worldwide. I mean, not only in Jeddah. It's good food, and it has its place in society, and a lot of people like it as a delicatessen once in a while. But usually I used to eat in the 80s keema in New York, and I live in New York mainly, but I'm a Saudi and I live half of the year here and half the year. But I like keema more and curry chicken. Thank you very much. ये तो आप जानते ही होंगे कि रूह की भी एक ग़िज़ा होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, हम मौसीकी की बात कर रहे हैं। आइए हम आपका तारुफ एक नए ग्रुप से करवाते हैं। जद्दा में तो इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मगर आज आप इन्हें पहली बार सुनेंगे भी और देखेंगे भी, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये भी आपसे पसंदीदगी की सनद हासिल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझूंगी कि इस ग्रुप की ये किसी भी टीवी चैनल पर पहली परफॉर्मेंस है, और फ़खरिया तौर पर इसका क्रेडिट हमें यानी SBS को जाता है। I think music will be my profession in future. हाँ, गाने का शौक़ तो मुझे बहुत है और था भी, और मैं बाथरूम में सबकी तरह मैं भी गाता था। Compared to any other guys, I felt that these guys have done a lot of hard work because they haven't got exposure till now. मुल्क से बाहर जब कोई भी जाता है तो जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ तो अगले पाकिस्तानी को देख के मैं खुद ब खुद ही अट्रैक्ट होऊंगा। इसी वजह से मैं भी हामिद से मिला, दोस्तों की पार्टी थी, मैंने देखा बहुत अच्छे कंपोजिशन करता है हामिद, अच्छा बजा रहा था, मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता था उस वक्त। फिर हम लोग मिले, बैठे, बातचीत हुई, फिर इस तरीके से हमारा जैम अप हुआ। म्यूज़िक की फील्ड के बारे में जब बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी होना इज़ नॉट इनफ। उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, उसके अंदर रहते हुए क्रिएशन किस तरह की जाए, तो उसके लिए तो एक इंसान का ही होना ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी एडवांस होने से ऑफ कोर्स म्यूजिशियंस को हेल्प ज़रूर होती है, और क्रिएटिविटी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे जाना तो ज़रूरी है। जो बेस्ट टीम है इनका, दैट इज़ कि सारे लोग जो हैं वो अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आए हुए हैं। कोई मार्केटिंग से है, कोई मीडिया से है, कोई एडवर्टाइजिंग से है, कोई लोकल सर्विसेज है। वैसे तो मेरा ताल्लुक़ मार्केटिंग से है, लेकिन मार्केटिंग भी और ये शो बिज़नेस भी देखा जाए तो एक ही जैसी फील्ड है ये सारी। इसमें भी चैलेंजिंग जॉब है, ये भी चैलेंजिंग जॉब है। म्यूजिशियन होने की हैसियत से
मैं अपने जितने भी थॉट्स हैं, अपनी भी जितनी भी ड्रीम्स हैं मेरी, या जो कुछ भी मतलब मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे एहसासात हैं, उनको मैं म्यूज़िक के थ्रू मतलब डिफ़ाइन कर लेता हूँ, यूँ कह लें। इसका स्टफ़ मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और इस हिसाब से फिर हमने प्लान किया कि आगे जाके कुछ करना है और हम लोग कुछ कर सकते हैं। जद्दा इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स बीचेस, और एक दफ़ा मेरा वहाँ पर जाना हुआ तो कुछ इस किस्म का माहौल बना हुआ था वहाँ कि आई वॉज़ वेरी मच इंस्पायर्ड। फिर जब अपने साथियों के साथ बैठा तो उनसे भी मज़ीद बहुत हेल्प मिली, और मकसद है कि वो मेरी इंस्पायरेशन जो है वो एक कंपोजिशन की शक्ल ले गई। लहरें समंदर की याद मुझे कराए, कोई तो दिल में रहती थी उसे भूल न जाए। कंसर्ट्स हमने मैनेज किए यहाँ पर, इन्विटेशंस आए हमें और हम लोगों ने परफॉर्मेंस दी अपनी। और मतलब सऊदी अरब में जितने भी इवेंट्स वगैरह आते रहते हैं और जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता रहता है तो ऑफ कोर्स हम लोग हर इवेंट पर कंसर्ट करते हैं यहाँ पर। कह दो तुम मुझे ही चाहते हो, अपने सपनों में तुम मुझे ही देखते हो। उस शौक़ को लेकर आज मुझे 18 साल हो गए और अब मैं काफ़ी हद तक जिस तरह से चाहता था उस तरीके से मैंने अपने आप को अपडेट कर लिया। और जिस तरीके से हम लोग कंपोजिशंस में इन्वॉल्वमेंट लेते जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि ये मेरी मज़ीद आगे जाके हॉबी रहेगी। मतलब इसमें टाइम डिवोशन इतना रहता है कि मतलब 2 काम मैं एक साथ नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स आई वुड प्रेफर म्यूज़िक क्योंकि वो मेरा एक शौक़ भी है और उस पर मैं एक अरसे से काम भी कर रहा हूँ।
now we are looking for the wider market, and we want to share with अपने एहसास को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और ज़ाहिरी बात है कि दूसरे लोगों की तरह हम भी चाहते हैं कि देखा जाए कि हम किस काबिल हैं। इससे पहले कि मैं अपने अगले प्रोग्राम के लिए आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहती हूँ। ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम समंदर पार पाकिस्तानी अपने वतन पाकिस्तान के बारे में थोड़े ज़्यादा जज्बाती होते हैं। पाकिस्तान में होने वाले हालात और वाक़यात के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ी ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। ये एक अच्छी बात है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से आए हुए लोग जब किसी जगह पर एक जगह जमा होते हैं तो उनमें जो प्यार, उन्स और मोहब्बत एक दूसरे के लिए नज़र आता है, उसे देख कर बेइंतहा खुशी होती है। अपने अंदर एक अनदेखी क़ुव्वत और ताकत का एहसास होता है। हम सब की मोहब्बतें, दुआएं, तमन्नाएं हमारे वतन पाकिस्तान के लिए एक जैसी होती हैं। हमें उम्मीद है कि यही दुआएं, यही तमन्नाएं और यही मोहब्बतें आपके दिल की आवाज़ भी होंगी। इन्हीं दुआओं, इन्हीं तमन्नाओं की तर्जुमानी अहमद अदीम कासमी साहब के कलम से। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ा कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। हर एक फर्द हो तहजीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी मुहाल ना हो। खुदा करे कि वकार इसका गैर फ़ानी हो और इसके हुस्न को तशवीश माउसाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो।